नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यायपालिका से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का हल इस क्लास में करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता संबंधित उल्लेख है, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार से संबंधित है 12 से 35, और भाग जो 4 है हमारा नीति निर्देशक, और भाग 5 जो है हमारा करेक्ट आंसर संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है हमारे भाग 5 के अंदर। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 अपना मौलिक अधिकार से संबंधित है, भाग 4 नीति निर्देशकता तो DPSP से संबंधित है, और भाग जो 5 है हमारा संघीय न्यायपालिका की बात करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 5 संघीय न्यायपालिका की बात करता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? यानी संविधान की व्याख्या कौन करता है और संरक्षक कौन करता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक है। तो अपना ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंदर आता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग जो एक्ट है 1773 उसके अंतर्गत हुई थी। तो हमारे जो ऑप्शन ए रेगुलेटिंग जो एक्ट अधिनियम 1773 वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला हमारा क्वेश्चन 5, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, यानी कि भारत सरकार जो अधिनियम 1935 उसके तहत हमारे जो सर्वोच्च जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 6, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी? तो मूल रूप से जो संविधान में हमारे मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी शुरुआत में। तो हमारा जो ऑप्शन बी है जिसमें 7 हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। तो भारत में मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य 7 और न्यायाधीश रहते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 हमारा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश का प्रावधान है? तो आज के समय जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश टोटल होते हैं 31, यानी कि 31। तो एक चीफ जस्टिस है और अन्य जस्टिस की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में 30। तो हमारा जो ऑप्शन डी है 30 वाला करेक्ट आंसर है। तो चीफ जस्टिस 1 और 30 जो हैं वो जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में। क्वेश्चन 8, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जस्टिस हैं, यानी कि जो न्यायाधीश हैं, उनकी संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? तो संसद। तो संसद संविधान में जो कानून पास करके बढ़ा सकती घटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? तो ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। पहला है, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। बिल्कुल ये होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही बात करता है। दूसरा है हमारा, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी कि कोई एक या एक से अधिक न्यायालय में वो लगातार 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में वकालत उसने की हो, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही बात करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के बारे में। अब ऑप्शन सी हम देखते हैं। ऑप्शन सी है, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहो, ये भी सही बात है। वह एक पारंगत विधिवेता हो, तो सी कहता है पारंगत विधिवेता हो, ये भी जरूरी है। वकील होना चाहिए वो,
और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा इसके अंदर आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सभी उसके अंदर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ एससी सुप्रीम कोर्ट। 11 है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो हमारा जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 12वां प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि कार्यवाहक, तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है 12वें प्रश्न का। कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के महान्यायाधीश से, भारत के विधि मंत्री। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनसे जो न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय जो हमारे राष्ट्रपति है उनसे परामर्श कर सकते हैं या परामर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो तथार्थ जो न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस के देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित हैं। तो हमारा जो ऑप्शन डी है फ्रांस, वो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी फ्रांस। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद और सत्र न्यायालय, इनमें से सभी में। तो सभी में, इनमें से सभी के अंदर, यानी कि जनपद सत्र न्यायालय में भी है, उच्च न्यायालय में भी है, सर्वोच्च न्यायालय में भी है। तो सभी इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा, सभी में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है? तो ऑप्शन ए हमारा, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं। दूसरा है स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है। तीसरा है न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती हो। चौथा है हमें न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम या गणपूर्ति नहीं होती हो। तो चौथा जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है, जब न्यायालय में किसी सत्र के लिए अगर न्यायाधीश की गणपूर्ति नहीं हो रही है तो उस समय तथार्थ न्यायाधीश का प्रावधान है। क्वेश्चन 17 हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो हमारे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है, लेकिन अनुमति उनको राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? यानी कि जो हाई कोर्ट है उसका एडवोकेट कितने साल तक होना चाहिए, जब जाके सर्वोच्च न्यायालय में जो जस्टिस है यानी कि न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, जो 10 वर्ष कम से कम जो हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट होना चाहिए वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु पात्र हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 18वें का। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो कोई भी न्यायाधीश कम से कम 65 वर्ष तक, यानी कि 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। तो न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट की जो आयु है 65 वर्ष है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर 65 वर्ष, यानी कि जब 65 वर्ष तक जो सर्वोच्च न्यायालय का जो कोई न्यायाधीश जो होता है, जज होता है, वो 65 वर्ष की आयु के पश्चात अपने पद से रिटायर्ड हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है। तो इनकी पेंशन की आयु 65 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, 65 वर्ष। जो हाई कोर्ट की जो जज होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का, ऑप्शन ए 65 वर्ष। 65 वर्ष के पश्चात वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नंबर 21 है अपना, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो
65 वर्ष तक रहता है, तो हमारे ऑप्शन में 65 वर्ष कहीं पे भी नहीं है। 56 वर्ष से, 58 वर्ष से, 60 वर्ष से, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि 65 वर्ष की जो आयु होती है वहाँ तक जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो कार्यरत रहता है। इसके पश्चात उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, जैसा कि हमने अगले ही क्वेश्चन में देखा। तो 65 वर्ष करेक्ट आंसर है इसमें, लेकिन इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं दिया हुआ। 22वां प्रश्न अपना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो उनको कदाचार, असमर्थता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनको पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाए जा सकते हैं, यानी किस आधार पर उनको हटा सकते हैं? कदाचार और असमर्थता, दोनों कंडीशन में उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन जो सी है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। दोनों स्थितियों में उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। आंसर हुआ अपना ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों कंडीशन में, यानी कि दोनों स्थितियों में कदाचार और असमर्थता की स्थिति में जज को हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह का महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की बहुमत प्रस्ताव द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों की बहुमत द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट कहता है। अलग अलग जो सदन है संसद के दोनों राज्यसभा और लोकसभा, उनमें 2/3 अगर बहुमत है तो उनको हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी करेगा? क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो इनको पद से हटाने का जो आदेश है वो भी राष्ट्रपति ही जारी करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति इनको पदच्युति का आदेश जारी करेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध जब अगर महाभियोग ये हो जाए तो। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग जो प्रस्ताव है असफल रहा? तो इसमें न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, न्यायमूर्ति एचपी भरूचा। तो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, तो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के जो खिलाफ उनके विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में जो महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था वो असफल रहा। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 26वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह 2,80,000 इनका वेतन है, जबकि जो जस्टिस होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनका जो वेतन है 2.5 लाख रुपये या 2,50,000 है, जबकि इनका जो वेतन है 2,80,000 है। ठीक है, 2,80,000। 2.5 लाख किसके हैं? न्यायाधीश के, और मुख्य न्यायाधीश के कितने हैं? 30,000 और ऐड कर दीजिए उसमें, तो 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जबकि जस्टिस। अगला है 27वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो अभी जस्ट ही बताया आप लोगों ने, अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपये या 2,50,000 मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होने पर जो उनका काम करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राष्ट्रपति के बाद और उपराष्ट्रपति के बाद जो तीसरा नंबर पर आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति और इनके कार्य को कार्यवाहक तरीके से संभाल सकता है। 29वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह, इन्होंने मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली थे इस समय, इस कंडीशन में इन्होंने यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, जस्टिस M हिदायतुल्लाह। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का, जस्टिस M हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वो उसके बाद कहीं पे भी वकालत नहीं करते हैं, तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, किसी भी न्यायालय में इनको ये वकालत नहीं कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा,
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ा घटा कौन सकता है या वृद्धि कौन कर सकता है? तो संसद कानून पास करके जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है। 32वां हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का यूज किया जाता है, किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो केवल अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजी भाषा का न्यायिक जो प्रक्रिया है उसके कामकाज में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के किस संस्था पर निरीक्षण कर सकता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय किस पर निरीक्षण कर सकता है? तो इसमें देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, अधीनस्थ न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो अधीनस्थ न्यायालय जो उसके जो अधीनस्थ सबऑर्डिनेट जो जस्टिस होते हैं कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट में कर सकता है। 34वां हमारा प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। तो न्यायपालिका पृथक है, ठीक है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पृथक है, तो स्वतंत्र आएगा इसमें, ऑप्शन है। 35वां हमारा प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। तो एकीकृत, यानी कि अकेला है, अपने आप में अलग है। 36वां हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामले सीधे के सीधे भारत का उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनके मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले, यानी कि इनके चुनाव से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। 37वां प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय यानी कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उनको है, यह उसका है। तो यह उसका क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है ये? मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। 38वां हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो कानूनी मामलों में अगर राष्ट्रपति चाहे तो परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है 143 के तहत, यानी कि 143 में, और उस परामर्श को वो मानने के लिए बाध्यकारी भी नहीं होता है। 39वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। तो किस अनुच्छेद के अंदर परामर्शदात्री बताया है? तो 143। तो अनुच्छेद 143 में जो उच्चतम न्यायालय है राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं अगर राष्ट्रपति परामर्श लेना चाहे तो, और उस परामर्श के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी भी नहीं होता है। वो उस परामर्श को माने या न माने ये उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो न्यायिक जो रिव्यू जुडिशियल उच्च न्यायालय को है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन यानी रिव्यू जुडिशियल्स का प्रावधान है, यानी कि रिव्यू किसी मामले को दोबारा देख सकते हैं। 41वां प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वही अभी आया क्वेश्चन, न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि रिव्यू जुडिशियल्स। तो केवल सर्वोच्च न्यायालय यानी कि ओनली सुप्रीम कोर्ट ही न्यायिक पुनरीक्षण उसको प्रावधान है। क्वेश्चन 42 हमारा, उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या है? तो स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण करना, देश में न्यायपालिका कामकाज का निरीक्षण करना, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना, संविधान का आवधानिक। तो ऑप्शन सी हमारा कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। क्वेश्चन 43 हमारा, न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार है, उच्चतम न्यायालय निर्णय राष्ट्रपति के। तो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, यानी कि कोई भी राज्य के जो कानून के जो मामले हैं उनको अवैध घोषित कर सकता है न्यायिक पुनरीक्षण। अगला है 44वां प्रश्न, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। तो न्यायालय को कौन सा अधिकार प्राप्त है इसमें? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। बिल्कुल, यदि कोई कानून या आदेश अगर संविधान के विपरीत हैं तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ये न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को ये अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था तो भारत और यूएसए में है, यानी कि भारत के अंदर भी हैं और यूएसए में भी है रिव्यू जुडिशियल्स की जो अरेंजमेंट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, भारत और यूएसए
ऑप्शन सी, भारत और यूएसए में न्यायिक पुनर्गठन। क्वेश्चन संख्या 46 अपना, केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता हुआ है? तो ऑप्शन ए परामर्शदात्री, ऑप्शन बी अपीली, ऑप्शन सी संवैधानिक, ऑप्शन डी प्रारंभिक। तो ये उसका प्रारंभिक क्षेत्र है, यानी कि उसका प्रारंभिक क्षेत्र है किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करे वो, तो प्रारंभिक क्षेत्र ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 अपना, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता? यानी किस मामले को प्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं कर सकते हैं? तो दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन है मूल अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध इसको किया जा सकता है। सी है तो दो अथवा अधिक राज्यों के बीच का जो विवाद है उसको प्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं कर सकते। 48वां हमारा प्रश्न है, जनहित याचिका दायर की जाती है। तो जनहित याचिका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दाखिल की जा सकती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जनहित याचिका दायर की जा सकती है। 49वां हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए? तो मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य को, लोकसभा अध्यक्ष, तो संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य है उनको हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को हटाने के लिए सिफारिश कर सकता है। ऑप्शन बी हमारा 49वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है। दूसरा है निषेधाज्ञा, प्रतिषेध, परमादेश। तो निषेधाज्ञा ये जारी नहीं कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, ये इस प्रकार की रिट वो जारी नहीं कर सकती। प्रतिषेध, परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है। तो ऑप्शन बी निषेधाज्ञा ये जारी नहीं कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। और क्वेश्चन नंबर 51 अपना, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसको जारी करती है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा ही करेक्ट आंसर है। किसी भी अधिकारी को उसका सरकारी आदेश निभाने के लिए परमादेश जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है अपना, निम्न में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रीट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो यह है परमादेश, उत्प्रेषण रीट, अधिकार परीक्षा रीट, तो बंदी प्रतिष्ठा, तो अधिकार परीक्षा, यानी कि किसी भी प्राधिकार को अधिकार परीक्षा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। 53वां हमारा प्रश्न है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यानी लाभ का पद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित हुआ है। 54वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? यानी कि संविधान के मौलिक लक्षण को सिद्धांत को प्रतिपादित किया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, इसने संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन ए। अपना प्रश्न संख्या 55, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से, यानी सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर 132 को पढ़ना। तो अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना हमारा करेक्ट आंसर है। 56वां हमारा प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? तो ये उसकी मूल अधिकारिता के अंदर आता है, यानी कि उसका अधिकार क्षेत्र के अंदर है, तो उसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर, इसकी मूल अधिकारिता क्षेत्र, यानी कि उसका प्रारंभिक क्षेत्र है, मूल अधिकारिता क्षेत्र है। 57वां हमारा प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पर, तभी वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब वह मामला नागरिकों को मूलभूत अधिकार से
यानी कि तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहते, यानी कि जब राष्ट्रपति परामर्श मांगे तभी उच्चतम न्यायालय उनको परामर्श देता है किसी भी कानूनी मामले में। 58वां हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायमूर्ति, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। 59वां हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो जो ऑप्शन सी है, इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य इस मामले में यानी कि संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। 60वां हमारा प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? तो अभी हमने बताया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस मामले में संसद को यह अधिकार है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। 61वां हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कनिया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, हीरालाल जे कनिया, ऑप्शन ए। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस यानी कि CJI थे, हीरालाल। अगला हमारा 62वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? यानी कि सबसे लंबे कार्यकाल तक कौन रहा? तो इसमें ऑप्शन हीरालाल जे कन्या, KN वांचू, SS सिकरी, YV ऑप्शन डी YV चंद्रचूड़, यानी कि YV चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो सबसे लंबी अवधि तक रहे, YV चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 63 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे? तो सबसे कम समय तक रहे कमल नारायण सिंह रहे, सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह। मात्र 18 दिन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहे, CJI के पद पर रहे। तो सबसे कम समय इनका कार्यकाल रहा कमल नारायण सिंह, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अपना प्रश्न संख्या 64, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो एकमात्र जो M हिदायतुल्लाह थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, इस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त था। 65वां हमारा प्रश्न है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? यानी कि जो वरिष्ठता के क्रम में जो CJI बनते हैं उसको त्यागा गया। तो इसमें आएगा AN रे, यानी कि AN रे के समय जो यानी कि वरिष्ठता का जो प्रथागत जो प्रथा थी उसको त्याग दिया गया, यानी कि जो वरिष्ठता का क्रम तोड़ दिया गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 1973 में CJI बनाते समय जो वरिष्ठता का जो क्रम है उसको त्याग दिया गया था। प्रश्न संख्या 66 अपना, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहला ऑप्शन है सुनंदा भंडारे, दूसरा लीला सेठ, तीसरा फतिमा बीबी, चौथा है इंदिरा जयसिंह। तो फतिमा बीबी हमारा करेक्ट आंसर है, ये उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। तो फतिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। 67वां हमारा प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो ये बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकारिता में आते हैं? यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में आते हैं। तो ये मूल अधिकारों का संरक्षण, तो मूल अधिकारों का जो संरक्षण है यानी कि इस प्रकार के जो मामले हैं राज्य के विवाद हाई सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, केंद्र राज्य के विवाद भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जबकि मूल अधिकारों का संरक्षण है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। 69वां हमारा प्रश्न है 69वां, उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यानी कि उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की। तो ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना व्यक्त करें। यानी कि
राष्ट्रपति की कोई भी मत, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये कथन सही नहीं है। परामर्श अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती, बिल्कुल करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। और अगला है हमारा, बिल्कुल ये बाध्यकारी नहीं होता है। अगला है, तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है। 70वां हमारा प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है अनुच्छेद 129। तो 129 129 अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त करता है। 71वां हमारा प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन कार्य करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, जैसा कि एम हिदायतुल्लाह ने किया था। प्रश्न जो हमारा है 72, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए, यानी परामर्शदात्री संस्था सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। तो ये किसके लिए परामर्श दे सकती है? अगर मान ले जाए राष्ट्रपति अगर इनसे परामर्श चाहे तब, यानी कि जनता के लिए कोई विशेष महत्व का या कोई विधि का प्रश्न हो, यानी कोई कानूनी मामला हो, तो इसमें हमारा जो राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है 73वां प्रश्न, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उस समय थे PN भगवती। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 74वां हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसमें 10 वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट यानी कि वकालत किया हुआ होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, 10 वर्ष बी। 75वां हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। तो किस समय हटाए जाते हैं? संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर, यानी कि संसद में अगर 2/3 महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता तो हटाए जा सकते हैं। 76वां हमारा प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है, यानी कि संसद उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है कानून पास करके, संविधान में संशोधन करके। क्वेश्चन नंबर जो 77 है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय को, यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीली और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, यानी कि उसके तीनों अधिकार आते हैं, प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन 78 हमारा, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? तो देखिए, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके, लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर कोई भी महिला आज तक नहीं रही। 79वां हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है। प्रश्न संख्या 80 हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो जजों का वेतन भारत की संचित निधि से आहरित होता है। धन्यवाद मित्रों।